नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पूनिया आपका अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से संबंधित 2-3 सेशन मैंने अपलोड किए, उसके कमेंट में और मैसेज भी मेरे पास प्राप्त हुए हैं। उसमें अलग अलग साथियों की अलग अलग समस्याएं निकल करके सामने आई हैं। अधिकांशतः जो कैंडिडेट हैं उनकी जो सेम समस्या थी वो मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित अन्य जो समस्याएं हैं वो अपने जो दस्तावेज सत्यापन होगा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का, उससे पहले एक सेशन में आप लोगों को करवा दूंगा कि किस प्रकार से अपने को चेकलिस्ट तैयार करनी है। आज के सेशन में कुछ जो ज़रूरी समझी मैंने उन समस्याओं को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर एक चीज़ बता रहा हूं जो कि अधिकांशतः जो कैंडिडेट हैं उनके सामने ये समस्या आई है। RSCIT की जो डेट है उसके संबंधित, यानी अधिकांशतः बच्चों का मानना ये है कि सर RSCIT का जो डिप्लोमा हमने किया है तो वो विज्ञप्ति जारी होने के बाद का है, तो कहीं हमें दस्तावेज सत्यापन के समय बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। इस प्रकार की समस्या कई अभ्यर्थियों के द्वारा पूछी गई थी। तो देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, पीछे जो अन्य भर्तियों का दस्तावेज सत्यापन हुआ है उसमें भी हमने देखा है इस चीज़ को कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उस समय सेम डे, जैसे 21 तारीख को आपका दस्तावेज सत्यापन है, अगर 21 तारीख को आपके हाथ में RSCIT या अन्य दस्तावेज उपलब्ध है तो उस चीज़ को मान्य कर लिया जाता है। हालांकि जूनियर अकाउंटेंट की जो विज्ञप्ति है उसमें ये मेंशन किया गया है, सभी भर्तियों में करते हैं कि विज्ञप्ति जारी होने तक आपके पास ये जो डिप्लोमा मांगा गया है ये उपलब्ध होना चाहिए। बाकी अगर आपका डिप्लोमा बाद का है या कई बच्चों का बाद में भी मार्कशीट आएगी दस्तावेज सत्यापन से पहले, तो उस चीज़ को मान्य कर लिया जाएगा। फिर भी आप जरूर आवश्यक रूप से 50 रुपये का स्टाम्प पेपर साथ लेके जाना है और जब वो मांगे उस समय अपने को वो चीज़ प्रस्तुत करनी है। वहाँ ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चला करके अपने को कोई चीज़ जो अपनी कमी है उसको चला करके वहाँ पर नहीं बताना है। जब दस्तावेज सत्यापन में बैठी जो टीम के जो सदस्य हैं वो आपको कुछ कहें, कोई चीज़ की मांग करें, उस समय अपने को वो चीज़ प्रस्तुत करनी है। ठीक है, तो इसमें आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी जो समस्या थी कि अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा है हमारे पास, जबकि हमने जब फॉर्म फिल किया तो फॉर्म में हमने यहाँ पर RSCIT दर्शाया था। ठीक है, समझ रहे हो बात को? यानी कई अभ्यर्थियों का मानना ये है कि सर जब हमने फॉर्म फिल किया उस समय हमने RSCIT का डिप्लोमा उसमें दिखाया है, बाकी हमारे पास दूसरा कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो क्या ये चीज़ मान्य हो जाएगी? तो देखिए, यहाँ पर जो RSCIT के अलावा जो अपनी विज्ञप्ति जो जूनियर अकाउंटेंट की थी उसमें ओब्लिक करके कई चीज़ें दी गई हैं। भाई O लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा है या RSCIT है या अन्य डिप्लोमा है, आपके पास किसी भी प्रकार का डिप्लोमा होना चाहिए वहाँ पर। और एक चीज़ ध्यान रहे कि किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो यूनिवर्सिटी का जो चक्कर चल रहा है उसमें गहनता से जाँच होती है। पीछे PTI में भी आपने देखा कि फर्जी दस्तावेज की वजह से जो यूनिवर्सिटी थी, PTI में भी कई लोग लेकर के ऊपर हाजिर हो रखे थे डिग्री PTI की, और वो उनकी जो यूनिवर्सिटी थी वो वहाँ पर उनका कोई रिकॉर्ड भी मेंशन नहीं किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई फर्जी यूनिवर्सिटी से हो या फर्जी विश्वविद्यालय की कोई डिग्री हो, वो तो मान्य नहीं होती। बाकी अगर आपने RSCIT फिल कर दिया फॉर्म में और उसके बाद में आप O लेवल का डिप्लोमा प्रस्तुत कर रहे हो तो उस समय में आपको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लगा करके और इस चीज़ को ये यहाँ पर मान्य कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा पूछी गई थी, सर SC/ST के लिए जो पासिंग मार्क है वो अपने जूनियर अकाउंटेंट में क्या है। मैं पहले भी इसके संबंध में बता चुका हूँ आप लोगों को कि SC/ST के जो अभ्यर्थी हैं उनको दोनों पेपर में 30% याद रखना, और जो एग्रीगेट है वो आपका 35% बनना चाहिए। ठीक है, सामान्य के अभ्यर्थी जो है या जो अन्य मैंने बताया था वहाँ पर 35% दोनों में है और 40 एग्रीगेट यानी टोटल बनने चाहिए। ठीक है, तो SC/ST के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 30% दोनों पेपर्स में होने चाहिए अलग अलग, और दोनों मिला करके 35% यहाँ पर बनने चाहिए। और जो डाइवर्स कैटेगरी की बहनें हैं या जो विडो कैटेगरी की बहनें हैं उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है, 30% दोनों में पासिंग मार्क और 35% मिला करके एग्रीगेट आपके बनने चाहिए। यहाँ पर मैं उन बहनों को बताना चाहूँगा और जो अक्सर उसमें मेरे भाई हैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस क्राइटेरिया को यहाँ पर इस भर्ती में पास करते हो तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। ठीक, इसके संबंध में पहले बात हो चुकी है। ये क्वेश्चन भी कई अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा गया था कि सर जो आपत्तियां अभी लगी हैं 14 तारीख को ही पूर्ण हुई हैं, तो इन आपत्तियों का फ़ायदा जो कैंडिडेट आपत्ति लगा रहा है उसी को ही मिलेगा या सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसे 35 नंबर का क्वेश्चन है उस पर आपत्ति लगी है और जो आपत्ति लगाने वाला अभ्यर्थी है उसको तो फ़ायदा मिलेगा, बाकी जो अन्य नहीं लगाई है तो उनको सभी को इसका फ़ायदा मिलने वाला है अगर किसी प्रश्न में बदलाव या डिलीट होता है तो। जैसे 35 का प्रश्न है, इसमें बोर्ड ने पहले A मान रखा था फिर चेंज करके इसको B माना है, तो B मानना है तो ऐसा नहीं कि जो आपत्ति लगाने वाला कैंडिडेट है उसी को फायदा होगा। यहाँ पर सभी को, अगर बदलाव होता है तो सभी को इस चीज़ का फायदा मिलेगा। याचिका अलग चीज़ होती है, याचिका अपने लगाते हैं तो वो कोर्ट के थ्रू होती है। ठीक है, कोर्ट के मसले में ये चीज़ हाँ हो सकती है, होती भी है कि कोर्ट में जो किसी प्रश्नों को लेकर अपने चले जाते हैं वहाँ पर जो भी उसमें अपने जैसे वकील वगैरह किया या कोई भी समाधान करवाते हैं किसी से वकील से, तो वहाँ पर अगर
किसी प्रश्न में बदलाव होता है तो वहाँ पर याचिकाकर्ताओं को फ़ायदा दिया जाता है, फ़ायदा होता है तो याचिकाकर्ताओं को नुकसान होता है तो याचिकाकर्ताओं को। कोर्ट के डिसीजन में इस प्रकार का सिस्टम होता है। बाकी आपत्ति में एक ने आपत्ति इस प्रश्न पर लगा दी तो यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा तो वो सभी को मिलेगा। लगभग आपके इस एग्जाम में 4 या 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, एक प्रश्न डिलीट भी हो सकता है और 3 प्रश्नों में बदलाव भी हो सकता है। कुल मिलाकर के 4 प्रश्न ऐसे हैं जो संशोधित आंसर की आएगी, उसमें अपने को थोड़ा इसमें बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, अब एक प्रश्न ये था, ओबीसी का अभ्यर्थी हूँ सर और मैंने फॉर्म सामान्य से फिल कर दिया है। जैसे कोई अभ्यर्थी है वो ओबीसी कैटेगरी का है, उसने सीईटी का पेपर भी ओबीसी कैटेगरी से पास किया है और उसने फॉर्म भरते समय सामान्य से फॉर्म फिल कर दिया। या कई बच्चे जानबूझ के भी इस चीज़ को करते हैं क्योंकि सामान्य में पदों की संख्या अधिक होती है, तो बच्चों को लगता है कि सामान्य पदों की संख्या अधिक है तो मैं सामान्य में फॉर्म फिल कर देता हूँ, पदों की संख्या अच्छी है। मूर्खों, ऐसे मत किया करो, क्योंकि ओबीसी का जो कैंडिडेट है अगर आप अच्छे अंक लाओगे तो आप अपने आप सामान्य कैटेगरी में चले जाते हो रोस्टर प्रणाली के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर अब बदलाव की कोई स्थिति है नहीं, ऑनलाइन फॉर्म है, फॉर्म की साइट बंद कर दी है, पेपर भी हो चुका है। फिर भी आप अगर इसका ऑफलाइन कोई समाधान चाहते हो तो जो अपने अधीनस्थ बोर्ड है तो उसमें अपने को पता है आप किसी भर्ती में पहले गए हैं, प्रोविजनल अगर अपने को रख दिया है तो कई बार कोई सुधार के लिए अपने इनका एक बोर्ड का अलग से ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर अपने को दस्तावेज लेकर पहुँचना होता है कि सर मैं सामान्य, कोई भी दिक्कत होती है भाई ओबीसी का कैटेगरी का अभ्यर्थी हूँ, सामान्य से फॉर्म फिल हो गया है, मैं रिजल्ट आने से पहले कैटेगरी चेंज करवाना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में आपको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, आपका जो एडमिट कार्ड है वो ले जाना पड़ेगा, जूनियर अकाउंटेंट का जो फॉर्म फिल किया था वो भी ले जाना पड़ेगा, अपना जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना पड़ेगा और आपने सीईटी का जो ओबीसी से पास किया है जो वो सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाना पड़ेगा। इन सभी डॉक्यूमेंट की गुत्थी बना करके आप लोग वहाँ पर जाइएगा, अगर समाधान आपका होता है तो ठीक है, वहाँ मेरे ख्याल में इस चीज़ का समाधान हो जाएगा। बाकी अगर आप कोई भी चेंजिंग नहीं कराओगे तो आप ओबीसी के हो और सामान्य से फॉर्म फिल किया है तो निश्चित रूप से आप सामान्य की कट ऑफ में ही माने जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसमें आप बदलाव कर सको, इसके लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से वहाँ हाजिर होकर के ही कोई समाधान हो सकता है। फॉर्म में मेरिट भर दिया, मेरिट की जगह अनमेरिट भरा हुआ है सर, मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी मेरे पास समस्या आई थी। इस समस्या को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मैं आप लोगों को पुनः बता दूंगा, फिर भी यहाँ बेसिक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर आप मेरिट हैं और अनमेरिट फॉर्म में भरा गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दस्तावेज सत्यापन के समय आप अपना जो विवाह प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत कर सकते हैं और एक 50 रुपये का स्टाम्प पेपर वहाँ पर लगा देना, इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप शादीशुदा हैं। अगर आपके पास विवाह प्रमाण पत्र है तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं इसमें। ठीक है, कोर्ट का स्टे है सर, रिजल्ट कब तक आएगा, तो कोर्ट का जो स्टे है उसके बारे में पहले आप लोगों को बता चुका हूं। जो एज लिमिट का जो दायरा है उसको लेकर के स्टे यहाँ पर लगा था और जो ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जो आपकी विज्ञप्ति है जूनियर अकाउंटेंट की उसमें ये चीज़ स्पष्ट मेंशन की हुई है कि 21 साल से ऊपर के जो अभ्यर्थी हैं, 21 साल पूर्ण होनी चाहिए वो अभ्यर्थी आवेदन करें। अगर छोटी उम्र के अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं तो कोर्ट इस चीज़ को अपने आप ये स्टे तो हट जाएगी और रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। आचार संहिता लगी है तो आचार संहिता में भी परिणाम जारी हो सकते हैं, ऐसा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने कोर्ट में जाकर के खुद इस चीज़ का हवाला दिया हुआ है, तो परिणाम आपका जारी हो जाएगा। कई जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एनओसी के बारे में पूछ रहे हैं कि सर हमने फॉर्म भरने से पहले अनुमति विभाग से ली नहीं, भले ही कोई चिकित्सा विभाग में है, कोई पुलिस विभाग में है, कोई बिजली बोर्ड में लगा हुआ है, कोई भी अभ्यर्थी है, अगर आपने एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया है, अगर आपके अच्छे अंक बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है उसके लिए एनओसी तो लागू होती ही है। अब कई भाई ऐसे भी हैं, उनका मानना ये है कि सर हमने फॉर्म में ये नहीं दिखाया कि हम सरकारी कर्मचारी हैं। तो देखिए ऑनलाइन डाटा चढ़ता है, अपनी जो एम्प्लॉय आईडी होती है तो उसमें फिर वो चीज़ें मैच हो जाती हैं। तो आप इससे बेहतर यही रहेगा कि आप अगर वहाँ नहीं भरा कोई बात नहीं, यहाँ पर एक 50 रुपये का स्टाम्प लगा देना दस्तावेज सत्यापन के समय और उसमें मेंशन कर देना कि गलती से वहाँ छूट गए और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ पहले से और मेरी ये एनओसी है, ये मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसके अलावा भी आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जो भी समस्या आपकी होगी, बहुत सारी समस्याएं को देखते हुए मैं एक सेशन आप लोगों का तैयार करूंगा और दस्तावेज सत्यापन से पहले भी मैं एक सेशन आपको अच्छे से पूरी जो डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट होती है उसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। कई अभ्यर्थियों का मानना यह है कि खुद ने पेपर दिया नहीं, कट ऑफ बताते हैं। तो देखो मेरी सर्विस नौकरी करते हुए काफ़ी समय हो गया है, इन चीज़ों से मैं काफ़ी गुजरा हूँ। और रही बात सिलेबस की, तो जूनियर अकाउंटेंट का जो मेरे पास बैच था, तो जब रिजल्ट आएगा उस समय मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि कितने अभ्यर्थी हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं और कितनी मेहनत हम लोगों ने यहाँ पर करवाई थी। और आप भी एलडीसी वगैरह के लिए आपके भाई हैं, कोई रिश्तेदार हैं, भाई बहन जो भी कोई पढ़ना चाहें तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जो स्टडी का मैटर है, जो ओरिजिनल चीज़ जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट चीज़, उसी को मैं लेकर के आपके साथ उपस्थित होऊंगा। हाँ, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो, अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं लगातार वो चीज़ें आप लोगों को करवाऊँगा। थोड़ी सा सुविधा का अभाव है पोस्टिंग की वजह से, तो जो सिस्टम है वो तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद में अच्छे से सारी चीज़ें अपलोड की जाएंगी आपके जो अध्ययन से संबंधित है वो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।